एवरीवन, माय नेम इज़ विनय पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक नए आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक दैट इज़ बजट 2022-23 के बारे में। राइट, ये बजट का एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम मेनली आज बात करेंगे कि गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को इसमें देखेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीरीज़ वीडियो ऑफ बजट 2022-23। तो बजट के ऊपर और भी आपको कुछ वीडियो जो हैं वो देखने को मिलेंगे जिसमें बजट से रिलेटेड स्कीम्स, बजट से रिलेटेड टैक्सेशन पार्ट और वेरियस और अदर जो उसमें मेंशन किया गया है इस बार के बजट में, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि सरकार का जो बजट है उसमें सरकार कहाँ कहाँ से अपना इनकम जनरेट करती है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म विंग्स आफ्टर 12th के बारे में। अगर आप विंग्स आफ्टर 12th से जुड़ना चाहेंगे तो आपको इन सब वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CU, CET, IP, मैट, क्लैट, क्लैट के साथ ILET, SLET वगैरह अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। NM, IMS, DU, JET, क्राइस्ट सिम्बायोसिस और आफ्टर 12th बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स होती हैं जिसके लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। ओके, हमारे पास क्रैश कोर्स, शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्स जो है, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है उसमें आपको अवेलेबल है। तो ओके, आइए हम अपनी बात करते हैं इस बजट वाले सेशन के ऊपर जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट आखिर होता क्या है। ओके, सो बजट जो ये वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड जिसको हम बुगोटी कहते हैं, इस वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर बैग या फिर इसको आप वॉलेट कह सकते हो। तो इनिशियली क्या हुआ कि इंग्लैंड से ये बजट का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ और वहाँ पे जब वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट को प्रेजेंट करने के लिए आते थे तो वो जनरली एक लेदर बैग को कैरी करते थे और इसी से जनरली ये बजट जो है वर्ड है वो इवॉल्व होता है। तो बजट कुछ और नहीं है बल्कि इट इज़ जस्ट स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का ये जस्ट एक स्टेटमेंट होता है कि पैसा जो है वो कहाँ कहाँ से आएगा और पैसा आने वाले समय में इसको हम कहाँ कहाँ इस पैसे को खर्च करेंगे। तो ऐसा ही आप अपने घर के लिए भी बजट तैयार करते होंगे, सेम एज गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के लिए बजट जो है वो प्रिपेयर करती है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिटरली बजट जो वर्ड है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन बजट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ज़रूर है। तो ये हमारे आर्टिकल 112 में इसको मेंशन किया गया है जहाँ पे इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक तरह का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 112 से रिलेटेड है और इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं। तो बजट जो है वो इसके कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये बजट जो वर्ड है वो पर्टिकुलरली ये ये बजट जो है वो आखिर इसमें किस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर को डिफ़ाइन किया जाता है। राइट, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है बजट के अंदर उसको हम देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बजट है इस बजट के अंदर मेनली दो पार्ट में इस बजट को डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जो है इसको कहते हैं रेवेन्यू बजट एंड द सेकेंड वन इज़ कैपिटल बजट। राइट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू वाला पार्ट फर्दर फिर दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। एक इसमें रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। रिसीट का यहाँ पे मतलब है इनकम से गवर्नमेंट के पास जहाँ जहाँ से पैसा आएगा, और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कैपिटल बजट के भी दो पार्ट होते हैं उसी तरह से, कैपिटल रिसीट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानते हो तो ये आपको पता होगा। तो बजट के अंदर जनरली ये 4 टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज़ रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट का तो ये गवर्नमेंट का अपना एक इनकम है, बट ये कैसा इनकम है, तो जनरली आप देखोगे तो ये ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट का कोई एसेट्स का भी लॉस नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ से जो भी गवर्नमेंट के पास इनकम आएगा उस पैसे को गवर्नमेंट को किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना है, ना ही तो आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स उसको उस पैसे को उसको फिर वापस से पे करने की ज़रूरत है। तो ये गवर्नमेंट का प्योर इनकम होता है और ऐसे रिसीट को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। इसमें अभी बात करेंगे कि जनरली गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट लायबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को ये पैसा देना ही देना है, गवर्नमेंट इससे भाग नहीं सकती है, गवर्नमेंट इससे पीछे नहीं हट सकती है। यानी ये गवर्नमेंट का फिक्स कुछ एक्सपेंसेस हैं जो गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं। उसी तरह से जो कैपिटल रिसीट है, इसमें अगर ये भी रिसीट क्या है, ये भी गवर्नमेंट का एक तरह का इनकम होता है, बट इसमें गवर्नमेंट जब ये इनकम जनरेट करती है तो या तो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, या तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी आएगी, या उसका कुछ अपना एसेट्स का लॉस होगा। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। या तो गवर्नमेंट की कुछ अपनी लायबिलिटी, यानी कि अगर वो यहाँ से पैसा ले रही है तो उसको इस पैसे को वापस करना होगा, और अगर पैसे को वापस नहीं करना है तो उसको अपने कुछ रिसोर्सेस बेचने पड़ेंगे। ठीक है, या तो अपना किसी कंपनी का शेयर बेचना होगा, या अपना कोई बनाया हुआ रोड बेचना होगा, रेलवे को बेचना होगा। तो जनरली ये एसेट्स का लॉस यहाँ पे फिक्स होता है। तो एसेट्स का लॉस यहाँ पे होता है, यहाँ पे एसेट्स का लॉस नहीं होता है। कैपिटल जब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक तो गवर्नमेंट की इसमें कोई लायबिलिटी भी नहीं होता है, और दूसरा गवर्नमेंट का इस पे एसेट्स का एडिशन होता है। यानी कि आगे चल करके गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे होंगे जिस पैसे को वो प्योरली क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है, या कुछ ऐसे एसेट्स होंगे, कुछ गवर्नमेंट ऐसे एसेट्स को क्रिएट करेगा जो आगे चल करके गवर्नमेंट के वो एसेट्स जो है उसको पैसा कमा करके देंगे। ठीक है, तो इससे एसेट्स बनते हैं और इस पर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। जबकि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर था जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती थी और गवर्नमेंट का कोई भी पैसा कोई भी यहाँ पे उसके एसेट्स में एडिशन नहीं होता था। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट के एसेट्स में एडिशन नहीं होता था। ओके, सो अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीट कम है तो ऐसा जो रिसीट होगा, ऐसा जो खर्चा होगा, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे कोई अपना एक तो एसेट्स का एक तो लायबिलिटी उसकी बढ़ती जा रही है और एसेट्स कुछ बन नहीं रहे, तो और गवर्नमेंट का ही अपना इनकम यहाँ पे खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे खर्चे से गवर्नमेंट को बचने की ज़रूरत होती है। ये जो है वो डेफिसिट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट इसको हम अपने बजट स्टेटमेंट के हिसाब से समझेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ में भी आएगा। तो देखिए, ये इस बार का बजट है। इस बजट के अंदर देख सकते हो कि टोटल हमारा जो बजट है वो इस बार गवर्नमेंट का बजट रहा है, दैट इज़ ये इस बार का जो गवर्नमेंट का बजट रहा है, ये कंप्लीट जो बजट है, इस बजट का साइज इस बार गवर्नमेंट ने बताया है, दैट इज़ 39.45 लाख करोड़। ये पूरा जो बजट है वो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट है ये पूरे वो लाख करोड़ में है। तो यहाँ पे बजट का जो साइज़ है दैट इज़ 39.45। तो ये कंप्लीट आपका ये बजट का साइज। अब इसके दो पार्ट होंगे, एक तो इधर रेवेन्यू वाला और दूसरा आपके कैपिटल वाला। रेवेन्यू में भी दो होंगे, दैट इज़ रिसीट का पार्ट होगा और एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। इधर भी रिसीट का पार्ट होगा और एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो इसको हम जल्दी से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो इनकम आया है, एक इनकम यहाँ कैपिटल में आ रहा है और एक इनकम यहाँ पे
रेवेन्यू में आ रहा है। तो ये जो इनकम है ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, दैट इज़ 27.58। और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया है, तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो जीएसटी से आया है। जीएसटी के बाद जो गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसा आया वो आया है कॉरपोरेट टैक्स से, और उसके बाद आया है आपका इनकम टैक्स से। ठीक है, इसके बाद अलग जो इसमें पैसे हैं वो आप देख सकते हो कि कहाँ से ये पैसा जो आया है। इसमें से गवर्नमेंट को कुछ पैसा जो है वो स्टेट के शेयर के रूप में उनको वापस करना होता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से, जो उसमें डेवोल्यूशन बोला गया था 41% का, उसके हिसाब से ये पैसा इतना परसेंट जो पैसा है वो इनको वापस करना पड़ा। तो गवर्नमेंट के पास जो नेट टैक्स का जो रिसीट बचा दैट इज़ 19.35। और उसके बाद गवर्नमेंट के पास एक तो ये टैक्स के सोर्सेस से पैसे आते हैं, कुछ ऐसे भी पैसे हैं जो नॉन टैक्स से आते हैं। ठीक है, अगर ये आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दैट इज़ नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स में कहाँ से, तो गवर्नमेंट ने मान लो कि किसी को लोन दे रखा था, स्टेट गवर्नमेंट को, किसी अदर कंट्रीज़ को, तो वहाँ से जो लोन का पेमेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट का पैसा वो गवर्नमेंट का क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह भरवाती है, उससे गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से गवर्नमेंट को उन कंपनियों के प्रॉफिट पे, गवर्नमेंट की कंपनियों के प्रॉफिट पे उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, या अदर और भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं जहां से पैसा मिला। तो ये जो है नॉन टैक्स हो गया। तो ये एक गवर्नमेंट का इनकम हुआ। और दूसरी तरफ और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो कैपिटल वाला। लेकिन कैपिटल वाला पैसा कैसा होता है, इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी होगी यानी वो पैसा एक टाइम के बाद उनको वापस करना होगा, या फिर उनका कोई ना कोई एसेट्स का लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट इतना लाख करोड़ रुपया जो है वो ले करके आएगी। बट ये पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट जो है वो पहले तो या तो उसके पास वो अपने कुछ जैसे मान लो कि वो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करेगी, तो उससे गवर्नमेंट के पास बहुत कम 0.79 के पास आसपास पैसा आएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का डेट रिसीट है, यानी वो मार्केट से कुछ लोन लेगी, कुछ लोन जो है वो जो स्मॉल सेविंग जो है या स्टेट प्रोविडेंट फंड है वहाँ से कुछ पैसा आएगा, और कुछ जो है वो फॉरेन मार्केट वगैरह से लोन उठाएगी, और कुछ अदर्स। ये कुछ पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के पास, यहाँ से गवर्नमेंट के पास इनकम आएगा। तो ये दोनों जब इनकम को ऐड करोगे तो ये बजट का एस्टिमेटेड बजट है, दैट इज़ 39.45। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इस पैसे को हम खर्च करेंगे, तो कहाँ खर्च करेंगे, दैट इज़ एक तो है कि स्कीम्स जहाँ गवर्नमेंट चला रही है, दैट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये क्या होता है, जहाँ पे कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वो स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा डालती है। तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम इसको कहते हैं। इसमें आप अलग अलग जगहों पे देख सकते हो, बहुत सारी जगहों पे जैसे सब्सिडी में पैसा जाता है, अदर्स में पैसा है आपके, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, बहुत सारे सेंट्रल सर्विसेज में पैसा जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र को ख़रीदने में पैसा जाता है, पेट्रोलियम के लिए जो भी थोड़ा बहुत अभी बच गया है आपका, जो जैसे एलपीजी वगैरह पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है उसमें जाता है। तो ये सब्सिडी के पार्ट में इन सब को आगे जा कर के और हम थोड़े से अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे सेंट्रल जो स्कीम है, स्कीम में कुछ एक तो हो गया ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी सेंटर के जो स्कीम है वहाँ पे जिसमें 100% पैसा किसका लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक यहाँ पे है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होते हैं, ऐसे स्कीम जिसमें कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। ठीक है, तो ये जो पैसा है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। इसमें कुछ कोर स्कीम्स होती हैं और कुछ आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कुछ ट्रांसफ़र वगैरह और ट्रांसफ़र इस्टेब्लिशमेंट और अदर एक्सपेंडिचर कुछ गवर्नमेंट के, यानी कि कुछ अपने उसके बनाए गए खर्चे होते हैं जहाँ पे उसको पैसा देना ही देना है। जैसे अगर उसने प्रीवियस ईयर में कुछ लोन लिया था तो इंटरेस्ट का वो पेमेंट करेगी। इसके अलावा कुछ मान लो कि गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं उनको वो सैलरी पे करेगी, पेंशन देती है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये है बजट की प्रोफाइल जिसमें गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आता है और गवर्नमेंट फिर उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, ये बजट में बात किया गया था। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो बजट के अंदर यहाँ पे इसी चीज़ को जो हमने पीछे देखा उसी चीज़ को यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दिखाया गया है। जनरली इसमें आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है हमारा, तो दैट इज़ कि रेवेन्यू रिसीट जो है वो हमारा कितना है, ये 22
22 लाख करोड़ के आसपास आप इसको मान सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि बजट जब भी आता है ना तो इसमें 3 ईयर्स के स्टेटमेंट को रखा जाता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप बजट को समझना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो 2020-21 का जो बजट था, इस बजट के अंदर ये लगभग यानी कि पिछले साल का जो बजट था उसका पूरा कंप्लीट एक्चुअल डेटा जो है हमारे पास आ चुका होता है कि हमारे पास एक्चुअली कितना पैसा आया था और एक्चुअली कितना हमने खर्च किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर हमने बजट को प्रेजेंट किया था 21-22 में, तो वो जो एस्टिमेटेड बजट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो बजट लेकर के आती है दैट इज़ एस्टिमेट कि इतना हमारा खर्चा हो सकता है और इतने जगह से इतना इतना पैसा आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उतना ही खर्चा हो और उतना ही पैसा आए। तो गवर्नमेंट इस बार के बजट में वो पिछले बार के बजट के एस्टिमेट को दिखाते हुए वो अपना एक्चुअल डेटा पे वो अपना रिवाइज डेटा पे लेकर के आती है कि कितना। और इस बार जैसे मान लो कि पिछली बार उन्होंने कहा कि मेरे टैक्स से मेरे पास 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे, बट इस बार लगा कि नहीं थोड़ा सा और पैसा आ सकता है, 10.5 लाख करोड़ आ सकता है, तो ये रिवाइज एस्टिमेट है। लेकिन हो सकता है कि इसको फिर जब एक्चुअल इसको लेकर के आया जाएगा नेक्स्ट ईयर तो फिर यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट को पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे हमारा ये जो एक्चुअल जो मेरे पास आया वो 11 लाख करोड़ आ गया या 10.5 लाख करोड़ आ गया, ठीक है। अब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसी तरह से 2021 का हमारे पास एक्चुअल डेटा आ चुका है तो उसको गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। उसके बाद 2021-22 का बजट जो एस्टिमेट था, लास्ट ईयर जो बजट लाया गया था, तो उसमें अब क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं कि पैसा कहीं पे कम आएगा, कहीं ज़्यादा आएगा, कहीं ज़्यादा खर्च होगा, कहीं कम खर्च होगा, तो उसका रिवाइज्ड पेश लाया जाता है। और इस बार के 22-23 बजट का जो एक्चुअल डेट जो 22-23 का फिर से इस बार बजट एस्टिमेट जो है वो लेकर के गवर्नमेंट आती है। तो इसीलिए ये बजट में आप देखोगे कि ये 4 फिगर्स जो है वो मिलते हैं। तो ये इस बार का कंप्लीट फिगर है जिसमें गवर्नमेंट ने बजट में जो भी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं। तो ये इस बार का 22-23 का बजट एस्टिमेट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट ने जो बजट एस्टिमेट वगैरह रखा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, और ये जो एक्चुअल्स की एक्चुअली उस टाइम का जो बजट था उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, इसमें कुछ पैसे टैक्स से आते हैं। इसमें जो है ये 19 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ जो था, जैसे हमने पीछे देखा, ये कंप्लीट वो पैसा है जो स्टेट को देने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेट पैसा बचा। और सेकेंड है इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला, जिसमें लगभग नॉन टैक्स से इतना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट आएगा 22 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का, हम इसको 22 लाख करोड़ मान लेते हैं। कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो लोन लेगी कहीं ना कहीं से, तो गवर्नमेंट का ये है कि लोन से लगभग इतना पैसा वो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो रिकवरी करेगी लोन से, तो लोन से रिकवरी में लगभग ये 14,000 का आसपास का पैसा आएगा, यानी कि गवर्नमेंट ने जिसको लोन दे रखा है उससे वो लोन की वो उनसे लोन वापस लेंगे। इसके अलावा अदर रिसीट में गवर्नमेंट क्या करेगा, तो कुछ वो बोरो करेंगे पैसा, वो बोरो करने के लिए वो इंटरनल मार्केट में वो बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह जारी करते हैं। एक्सटर्नल मार्केट से कुछ वो पैसे उठाते हैं, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक से हो गया या अदर जगह से वो पैसा लेकर के आ रहे हैं। तो इन सब जगहों से पैसा आने के बाद ये पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, और अदर रिसीट में जैसे कुछ अपना डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर करके पैसा गवर्नमेंट जो है वो ले करके आएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो अभी हाल में अनाउंस किया है कि LIC का वो IPO लेकर के आएंगे। तो LIC का मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर वो इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो मार्केट में लेकर के आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट अपने LIC के कुछ शेयर में से मार्केट के अंदर कुछ पैसा जो है वो बेचेंगे, सेल करेंगे। LIC को वो सेल करके कुछ पैसा मार्केट से जनरेट करेंगे। तो वो अपनी कंपनी का क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ना करके उसका अपोजिट वो डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा उसमें से निकाल करके वो मार्केट में उसको बेचेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर उसको कहें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेल करती है, तो उससे वो कुछ पैसा लेकर के आएगी। तो अदर वगैरह रिसीट में आप यहाँ पे कैपिटल में उसको देख सकते हो।
तो यहाँ से फिर हमको ये रेवेन्यू और कैपिटल का ये टोटल रिसीट मिल जाएगा। टोटल रिसीट कितना होगा, तो ये 39 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ होगा। और गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना होगा, 39 पॉइंट समथिंग लाख करोड़। तो होता यहाँ पे ये है कि जो बजट अगर आप देखोगे तो क्या बजट डेफिसिट होता है, तो नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जितना बजट क्या होता है कि एक्चुअली टोटल अगर यहाँ पे बजट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 39 पॉइंट समथिंग है और टोटल रिसीट भी 39 पॉइंट समथिंग है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया गवर्नमेंट का टोटल रिसीट, ठीक है, और ये हो गया गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि क्या सब कुछ सही है, तो नहीं। बजट जो हमारा ये बजट डेफिसिट है ये होता नहीं है। ये रीज़न क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना खर्च करेगी उतना तो पैसा वो कहीं ना कहीं से लेकर के आएगी। तो इसके लिए हमको बजट के अंदर ये 4 अलग अलग तरह के डेफिसिट को समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक और चीज़ देख लो कि गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर करती है तो सबसे ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर कहाँ पे जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो वो खर्च कर रही है वो रेवेन्यू अकाउंट पे यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में जो पैसा है वो लगभग 9 लाख के आसपास, हमारा जितना इनकम है उसका 9 लाख के आसपास हम सिर्फ इंटरेस्ट देने में चुका देते हैं। उसके बाद फिर कुछ कैपिटल एसेट्स में स्टेट को कुछ ग्रांट वगैरह दिया जाता है कैपिटल एसेट्स के लिए, तो वहाँ पे लगभग इतना पैसा हम दे रहे हैं। और बाकी ये कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट का इतना पैसा जाता है जहाँ पे वो कुछ इंफ्रा वगैरह तैयार करती है, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो ह्यूज अमाउंट है वो कहाँ खर्च हो रहा है, रेवेन्यू में, जहाँ पे सैलरी, पेंशन वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देने में गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, उसमें सब्सिडी भी आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट के पेमेंट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे ये 4 हमारे जो डेफिसिट है इनको हम समझेंगे आगे चल के, बट पहले ये देख लेते हैं, ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से और गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च कहाँ पे करती है। तो रुपीज़ कम्स फ्रॉम, अच्छा ये सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वो बजट जो ले करके आते हैं वहीं से ये सारा डेटा लिया गया है। तो देखो यहाँ पे लगभग ये आपको कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स सेम ही दिख रहा होगा, बट नहीं, थोड़ा सा ये माइनर डिफरेंस है। तो जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो कहाँ से आएगा, जीएसटी से आएगा। जीएसटी के बाद कहाँ से, कॉरपोरेशन टैक्स है। उसके बाद कहाँ से, इनकम टैक्स है। और उसके बाद कहाँ से आएगा, तो उसके बाद आएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, हालांकि इसका मेजर जो पार्ट है वो बजट वो जीएसटी के साथ में इंक्लूड कर दिया गया, बट कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे अल्कोहल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, ठीक है, ऐसे कुछ टोबैको के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। ये जो वो आप प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर लगने वाला ये टैक्स होता है। तो इसके बाद एक्साइज से यूनियन के एक्साइज पे और पे ये लगभग 7 के आसपास का पैसा वो खर्च होगा, आएगा। और उसके बाद कस्टम क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट बाहर से जो सामान आता है उसके ऊपर एयरपोर्ट पे और पोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है वो हो गया। वहीं पे 5 ही आपका है नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ऐसा डेट जिस पे गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट को देना वो पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिसीट है तो यानी कि वो अपना एसेट्स बेच रहे होंगे। जैसे LIC को वो उसका IPO लेकर के आने वाले हैं, या सपोज उन्होंने किसी अपनी कंपनी को क्या कर दिया, सेल कर दिया, जैसे अभी हाल ही में एयर इंडिया का सेल हुआ है। तो ये सब जो है इस पे गवर्नमेंट के ऊपर कोई डेट नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है उनके अपने एसेट्स का लॉस हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, कैपिटल रिसीट है। तो इस पर इतना। और एक आप देख सकते हो कि जो मेजर जो पोर्शन है गवर्नमेंट का वो कहाँ से आ रहा है, या तो बोरो करके या कुछ अदर लाइबिलिटीज़ के थ्रू, जिसमें मेनली आप कह सकते हो बोरोविंग से 35%। तो गवर्नमेंट के पास जो इतना पैसा आता है उसका एक मेजर पोर्शन किस पे खर्च होता है, बोरोविंग के ऊपर जाता है, ठीक है। इसको आगे और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। फिलहाल ये देखो, अब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है तो ये जाएगा फिर कहाँ कहाँ। तो गवर्नमेंट का ये जो पैसा है मेजर जो इसमें जो गवर्नमेंट खर्च करती है, तो देख लो सबसे ज़्यादा जो इसका हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है, वो इंटरेस्ट को देने में चला जाता है। यानी कि गवर्नमेंट, ये समझना होगा कि गवर्नमेंट के पास जो मेजर जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो पैसा आता है आपका इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं से लोन या बोरोविंग के थ्रू आता है। और गवर्नमेंट का मेजर ये पैसा जाता कहाँ पे है, तो ये पैसा जाता है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट के पेमेंट में। देख लो लगभग 20 पैसे वहाँ खर्च हो जाते हैं। उसके बाद
गवर्नमेंट जो अपना स्टेट को कुछ शेयर देती है वो 17 पैसे के आसपास है। उसके बाद जो सेंटर का जो स्कीम चलता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, उसमें 15 पैसे के आसपास, और सेंटर के थ्रू जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 9 पैसे के आसपास ये खर्च होती है। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, और सेंटर स्पॉन्सर्ड का मतलब हुआ कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कुछ पैसा जो है लगाती है। इसके अलावा फिर अन्य इसमें है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे वो देख लें। इसमें फाइनेंस कमीशन और के थ्रू जो अदर ट्रांसफ़र वगैरह करने होते हैं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, तो उसमें 10 पैसे खर्च होते हैं, और अदर जो है सब्सिडीज़ वगैरह में लगभग 8 पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है। सब्सिडी कैसा, तो जैसे फूड सब्सिडी देती है, सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी जाता है। उसके अलावा पेट्रोलियम पे अब तो बहुत कम हो गया सब्सिडी, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी होती है, तो ये सब सब्सिडी में गवर्नमेंट पैसा जो है वो खर्च करेगी। अब इसको ज़रा समझते हैं कि मेनली बजट के अंदर कितने तरह के गवर्नमेंट जो है वो बजट के अंदर कितने तरह के डेफिसिट को बताती है। तो गवर्नमेंट जो है बजट में 4 तरह के मेनली डेफिसिट को बताती है। अब ये डेफिसिट में पहला डेफिसिट आप देखिए, ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, देखिए बजट जो है वो तो आपको जितना इनकम आया उतना ही खर्च होगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता नहीं है। बट फिस्कल डेफिसिट को जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट का जितना टोटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, इसमें से टोटल रिसीट को हम माइनस करेंगे, टोटल रिसीट यानी गवर्नमेंट के टोटल इनकम को माइनस करेंगे, और इसी रिसीट में हम क्या माइनस कर देते हैं, बोरोविंग को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने जितना उधारी लिया था तो गवर्नमेंट के इस बोरोविंग को माइनस करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से। तो एक्चुअल में क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये तो हो गया आपका वो बजट वाला, बजटरी डेफिसिट, तो ये तो हमेशा जीरो आएगा। बट हमको अगर ये समझना हो कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअली में प्रॉब्लम कितने की हुई है, तो जितना वो बाहर से पैसा ले करके आए होंगे, बोरो किए होंगे, तो ये जितनी बोरोविंग होती है, एक्चुअली दिस बोरोविंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कुछ और नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये बोरोविंग होती है। और इस बार ये कितना रहने वाला है, तो दैट विल बी 6.4%। ये कोविड का टाइम था, ये अचानक से बहुत ज़्यादा ये हाई हो गया था, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.2% के आसपास ये पहुंच गया था। इसको बजट में कहा गया था कि 6.8 पर लेकर के आएंगे, बट इस बार जो रिवाइज्ड एस्टिमेट उसका लाया गया है पिछले साल के बजट का, ये देख सकते हो, तो यहाँ पे ये लगभग 6.9 यानी थोड़ा सा 0.1 ये ऊपर है, बट इसका इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ जाता है, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी को बहुत डैमेज करती हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू में जो इतना एक्सपेंडिचर हुआ और रेवेन्यू में जितना गवर्नमेंट के पास रिसीट आया, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये आप ऐसा समझिए कि इस पे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट्स का एडिशन नहीं हो रहा और ये लायबिलिटी है, तो अगर गवर्नमेंट सपोज करो कि सैलरी, पेंशन, ये तो चीज़ें देनी है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फ़्लाइट का खर्चा, रेलवे में सफ़र करने का खर्चा, फॉरेन ट्रिप का खर्चा, या अदर बहुत सारी ऐसी छुट्टियों वगैरह में, या जो ओकेजन या जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो वो भी सारा कहाँ आता है, वो आपके गवर्नमेंट के रेवेन्यू डेफिसिट में ही उसको इंक्लूड किया जाता है। तो अगर ऐसे एक्सपेंडिचर हम बहुत ज़्यादा करने लग जाएं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बहुत ज़्यादा अगर करने लग जाएं, तो इससे क्या होगा कि हमारा ये रेवेन्यू रिसीट का लॉस होता है, और हमारा कोई नया कैपिटल एसेट्स जो है या कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट होती है, और गवर्नमेंट को फिर सोचो कि अपने डे टू डे खर्चे के लिए मार्केट से पैसा ले करके वो करना होगा। जैसे अगर आप घर को चलाते हैं, तो सपोज करो कि आप 30,000 की आपकी अगर सैलरी है, और आप उस सैलरी में जितना पैसा आप अर्न कर रहे हो, सपोज कि ये अर्निंग आपकी 30,000 है, और अर्निंग के बाद आप जो एक्सपेंड कर रहे हो पैसा वो 35,000 हो जाए, तो 5,000 आपको कहीं ना कहीं से मांगना पड़ेगा, और फिर वो नेक्स्ट में आपको क्या करेगा, वो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करेगा, ठीक है। बट वही 30,000 में से आप कुछ पैसा जो है कहीं इन्वेस्ट करते हो, कहीं किसी को लोन के तौर पे आप देते हो, या कुछ ऐसा एसेट्स खरीदते हो जो आपको इन फ्यूचर कुछ इनकम जनरेट करके दे, तो वो आपके लिए क्या है, एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट उसको आप मान सकते हो। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये 2012 के आसपास जब चिदम्बरम जी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये कुछ और नहीं है, बल्कि इसमें बस गवर्नमेंट ये डेटा दिखाने की कोशिश करती है कि जब हम स्टेट को कुछ पैसा जब हम देते हैं,
तो उस ग्रांट में, ग्रांट वो होता है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें से वो क्या करते हैं, कुछ कैपिटल एसेट्स जनरेट करते हैं, कुछ ऐसे कैपिटल एसेट जनरेट करते हैं। तो अगर उस कैपिटल एसेट्स को हम माइनस कर दें इस रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, इस रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कुछ नहीं है, बल्कि ये जो स्टेट के ग्रांट पे जो उनको कैपिटल एसेट्स जो जनरेट होता है उसी को माइनस करके ये बताया जाता है। ये जनरली कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का एक इस तरह से ये मेनली डेटा ये जानबूझ करके ले करके आते हैं ताकि किसी तरह से डेटा को कम दिखाया जा सके और अपोजिशन जो है वो थोड़ा सा कम हल्ला करे, ये बताया जा सके कि देखिए एक्चुअल में तो इतना ही होना चाहिए था, ये इतना इसलिए है क्योंकि इस वजह से है। ठीक है, तो जनरली क्या है, अब एक और इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का भी वही रोल है कि जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ है उसमें से एक मेजर पार्ट हमारा किस में चला जाता है, इंटरेस्ट को पे करने में। तो गवर्नमेंट इसको इसलिए बताने के लिए लाती है कि देखिए हमने जो बजट को प्रेजेंट किया है उस बजट में फिस्कल डेफिसिट भले ही हमारा इतना शो कर रहा हो, बट एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को सिर्फ इतना % ही बोरो करना है, यानी कि सिर्फ इसी अमाउंट को बोरो करना है। मेजर जो अमाउंट है वो 16 में से अगर आप 7 को माइनस कर दोगे तो मेजर जो अमाउंट है वो किस में चला जा रहा है, वो इंटरेस्ट के पेमेंट में चला जा रहा है। तो ये भी जनरली उसी लिए है क्योंकि आपको तो अब आप अपना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पैसा दो, या आप कोई घर खरीदने के लिए पैसा दो, या किसी और पर्पज़ के लिए दो, अगर आप बोरोइंग कर रहे हो तो दैट इज़ योर फिस्कल डेफिसिट। बट प्राइमरी डेफिसिट बताने से ये होता है कि हम गवर्नमेंट ये बता पाती है कि हमारा जो एक्चुअल जो हमारा बोरोइंग है वो एक्चुअली हम इस साल कम ही कर रहे हैं, मेजर जो पैसा है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो ये दोनों ही जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि ये मेनली गवर्नमेंट इसको इसलिए लेकर के आती है ताकि वो ये बता सके कि थोड़ा सा फिगर को कम करने के लिए और अपोजिशन कम हल्ला करे, इसके लिए जनरली ये लाया जाता है। अदरवाइज इसका इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ वैसा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेनली क्या है, आपका फिस्कल डेफिसिट आपको ध्यान रखना है और रेवेन्यू डेफिसिट ध्यान रखना है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या है उसके आपके इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे कुछ यहाँ पे डिटेल्स है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। जैसे डेट रिसीट, डेट में सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टी बिल्स जारी करके वो पैसा ले करके आती है। और सबसे कम पैसा कहाँ से आता है, तो एक्सटर्नल डेट, यानी कि फॉरेन कंट्री से जब वो डेट लेती है तो वो उसका फिगर सबसे कम होता है। इसके अलावा स्टेट प्रोविडेंट फंड, सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का अच्छा खासा शेयर जो है वो बोरोइंग में गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेकर के आती है ये देख सकते हो। तो इंटरनली हमारा अगर ये ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज शेयर है पैसे का, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑटोमेटिक एट लास्ट क्या होगा कि गवर्नमेंट जितना भी पैसा ले करके आ रही है वो पैसा एट लास्ट किसको मिलेगा, वो हमारी कंट्री के ही पर्सन को मिल रहा है, यानी पैसा कंट्री में ही चैनलाइज हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो बहुत कम है और मेनली पैसा वो हमारा कहाँ से आता है, वो इंटरनल सोर्सेज से ही हम उस पैसे को लेते हैं। इसमें से मेजर जो सोर्स है वो इंटरनल सोर्सेज से ही हम पैसे को लेते हैं, एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत कम होता है। ठीक है, ओके। तो रिसीट में भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको देख सकते हो। रिसीट वही था जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा अपना, यानी गवर्नमेंट का इनकम, तो गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से होता है, एक तो होता है वो रेवेन्यू सोर्स है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा इसमें पैसा कहाँ से आता है, फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी जो है वो नंबर 1 पे है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स एंड देन टैक्स ऑन इनकम। बाकी आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका एक्साइज ड्यूटी से, और फिर अदर जो आपके सोर्सेस है वहाँ से गवर्नमेंट पैसा लेकर के आती है। यहाँ पे कैपिटल रिसीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहाँ सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट यहाँ पे कहाँ से पैसा लेकर के आती है, तो पहला कि रिकवरी ऑफ लोन में गवर्नमेंट वहाँ से कितना पैसा जनरेट करते हो, और डिसइन्वेस्टमेंट करके कितना, तो दिस फिगर, और ये कितना है, ये लगभग इतना है। इस बार गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर बहुत लो रखा है। पिछले 2 साल में उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर बहुत हाई रखा था, बट लाइक इट वाज 1.5 लाख करोड़ के भी ऊपर था, बट इसमें मुश्किल से 45,000 करोड़ के आसपास ही गवर्नमेंट को जनरेट हुआ था। इस बार ये फिगर ही बहुत लो रखा है, अच्छी बात है। और इस बार LIC का IPO जो है वो गवर्नमेंट इसको इस बार लेकर के आएगी, तो इससे गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट में
पैसा जो है वो अच्छा खासा पैसा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जो लोन वगैरह जो गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्रीज़ को या स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, उसको मांग करके वो इस बार इतना पैसा जनरेट करेगी। तो ओवरऑल कैपिटल रिसीट में नॉन डेट रिसीट इतना होगा, और बाकी जो फिजिकल डेफिसिट में पीछे जो अभी हमने देखा था लास्ट वाले स्लाइड में, तो वो लगभग इतना होगा जो कंप्लीट ये क्या होगा गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट की क्या होगी, बोरोइंग होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका यहाँ से फिर हमको ये टोटल रिसीट मिल जाता है। तो ये कंप्लीट वो एनालिसिस था जिसमें गवर्नमेंट के पास किस किस सोर्सेज से पैसा आता है और गवर्नमेंट उन खर्चों को कहाँ कहाँ करती है। तो एक्सपेंडिचर में अगर आप जाओगे तो फिर ये एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होता है, तो एक तो मेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर में कुछ गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना, है ना, कुछ जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करना सेंट्रल सेक्टर स्कीम वगैरह में, तो ये पैसा यहाँ पे फिक्स है। उसके बाद ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कुछ पैसा जाता है, कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह गवर्नमेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट ने पैसा ले रखा है उसके लिए वो क्या करती है, इंटरेस्ट को पे करती है, और कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है। और ये कुछ इस्टेब्लिश इनकम हो गए, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र में जैसे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है किस चीज़ के लिए, तो सेंटर की जो स्कीम है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जिसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन ने कह रखा है कि 41% आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो इसके लिए वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे वो पैसा देती है। और अदर बहुत सारे ऐसे ग्रांट होती है। ग्रांट क्या होता है, जिस पैसे को वो स्टेट को दे रही है और वहाँ से फिर वो पैसा उनको वापस लेना नहीं है, तो ये ग्रांट या फिर लोन ट्रांसफ़र वगैरह कुछ पैसा ये जाता है। तो ये गवर्नमेंट का क्या हो गया, इस बार का एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ओके, तो ये कंप्लीट आपका गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट इनकम ले करके आती है और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, इसको हम देखेंगे। इसको हमने इसमें देखा बजट एनालिसिस में। तो आई होप कि आपको ये इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और इसको आप अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं नए बजट के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच।